अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको कोर्स कोड 8617 के यूनिट 1 का रिव्यू दूंगी। प्लेस ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी प्लानिंग एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि ये बार बार रिपीट होती है और हर स्टेप अगली प्लानिंग को बेहतर बनाता है। अब इसके कौन कौन से स्टेप हैं? प्लानिंग का स्टेप नंबर 1 है डाटा कलेक्शन। सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है। नंबर 2 डायग्नोसिस। जमा किए गए डाटा को एनालाइज करके मसाइल की असल वजह समझी जाती है, जैसे कहाँ टीचर्स की कमी है या सिलेबस आउटडेटेड है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। नंबर 3 पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मसाइल को समझने के बाद पॉलिसीज तैयार की जाती हैं जो मसाइल का हल बन सकें, जैसे टीचर ट्रेनिंग पॉलिसी या न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस करना। नंबर 4 नीड्स असेसमेंट। अब देखा जाता है कि किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मतलब कितने टीचर्स, कितनी बिल्डिंग, किन किन मटेरियल्स और किन मैन पावर की ज़रूरत है। नंबर 5 कॉस्टिंग। हर ज़रूरत के लिए पैसे का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना खर्चा होगा और फंड्स कहाँ से आएंगे। नंबर 6 टारगेट सेटिंग। अब क्लियर टारगेट सेट किए जाते हैं, जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में हमने 100 न्यू स्कूल्स बनाने हैं। नंबर 7 फिजिबिलिटी टेस्टिंग। टारगेट सेट करने के बाद प्लान बनाने से पहले एक क्विक टेस्ट किया जाता है। देखा जाता है कि जो टारगेट सेट किए गए हैं वो असल में मुमकिन भी हैं या नहीं, यानी ये एक शॉर्ट और क्विक चेक होता है। ये एवेलुएशन नहीं होती, क्योंकि एवेलुएशन तो कंटिन्यूस होती रहती है और वो प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी होती है। जो फिजिबिलिटी टेस्टिंग है वो प्लान शुरू करने से पहले होती है। नंबर 8 प्लान फॉर्मुलेशन। अगर फिजिबिलिटी टेस्टिंग का नतीजा पॉजिटिव हो तो प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन का तरीका लिखा होता है। नंबर 9 इम्प्लीमेंटेशन। अब प्लान को फील्ड में अप्लाई किया जाता है। नंबर 10 इवेलुएशन। प्लान के दौरान और बाद में देखा जाता है कि टारगेट पूरे हुए हैं या नहीं हुए और क्या कमी रह गई है। नंबर 11 रिवीजन रीप्लानिंग। इवैल्यूएशन के रिजल्ट के नतीजे में प्लान को दोबारा रिवाइज या इम्प्रूव किया जाता है और फिर दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो होती है वो टारगेट सेटिंग के बाद और प्लान फॉर्मुलेशन से पहले की जाती है, जबकि जो इवैल्यूएशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान और बाद में होता है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग एक क्विक और शॉर्ट चेक है। कंसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? जो वर्ड फिजिबल है उसका मतलब है प्रैक्टिसेबल, पॉसिबल, मैनेजेबल, सर्विसेबल और प्लॉजिबल, यानी कोई चीज़ जो अमल में लाई जा सके। एजुकेशनल प्लान्स आर बिल्ड ऑन एजम्पशंस। जब हम एजुकेशन का प्लान बनाते हैं तो असल में वो एजम्पशन पर मबनी होता है। एजम्पशंस ये होती हैं रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, स्टेक होल्डर्स कोऑपरेट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एजम्पशंस हमेशा सही प्रूव नहीं होती, इसलिए फिजिबिलिटी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। फिजिबिलिटी टेस्टिंग ये क्विक प्री रन होता है, जैसे कि प्लान को इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक ट्रायल रन करना ताकि चेक हो जाए कि वो रियलिस्टिक है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिबिलिटी टेस्टिंग का? सबसे पहला मकसद ये होता है कि टारगेट रियलिस्टिक है या सिर्फ थ्योरेटिकल। मतलब फिजिबिलिटी टेस्टिंग एक सेफ्टी चेक है जो इंश्योर करती है कि प्लान ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है। नीड फॉर फिजिबिलिटी टेस्टिंग। नंबर 1 रियलिज्म इंश्योर करना। एजुकेशनल प्लानिंग सिर्फ किताबी बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि वो हकीकत के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 2 नो प्लान कैन बी 100% फेल प्रूफ। चाहे कितना भी अच्छा प्लान बना लें, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, कल्चर कंट्रोल के बाहर होते हैं। नंबर 3 एजुकेशनल सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम। एजुकेशन अकेला सिस्टम नहीं होता, वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी के साथ लिंक्ड होता है। अगर पॉलिटिक्स अनस्टेबल हैं तो एजुकेशनल प्लान पर असर ज़रूर होगा। नंबर 4
feasibility testing identifies weakness early. feasibility टेस्टिंग से फ्लॉज और कमजोरियां जो होती हैं, वीकनेस जो होती हैं, वो शुरू में ही समझ आ जाती हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ज़्यादा मुश्किलात ना हों। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ feasibility। नंबर 1, एक्सटर्नल एस्पेक्ट। ये वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम के इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं, मतलब सिस्टम के बाहर जो चैलेंजेस होते हैं वो प्लानिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। 4 key external challenges। नंबर 1, सोशियो कल्चर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट रूरल एरियाज में स्कूल बनाती है, कुछ पेरेंट्स उनको सेकेंड क्लास स्कूल समझते हैं और अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर देते हैं। मतलब अगर सोसाइटी के वैल्यूज और सोचने का तरीका प्लानिंग के अगेंस्ट हो तो प्लान फेल हो जाता है। नंबर 2, पॉलिटिकल प्रेशर्स। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश होती है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट या सियासतदान उसको अपोज कर देते हैं, सिर्फ अपनी पावर और कंट्रोल बरकरार रखने के लिए। इस वजह से प्लानिंग रुकावट का शिकार हो जाती है। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस। गवर्नमेंट ने फ्री टेक्स्ट बुक देने का प्लान बनाया, लेकिन पोर लॉजिस्टिक की वजह से किताबें सही वक्त पर स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं सकी, यानी प्लान अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन वीक थी। नंबर 4, इकोनॉमिक मार्केट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर टीचर अपॉइंट किए, लेकिन वो टीचर प्राइवेट जॉब्स में हाई सैलरी की वजह से चले गए, यानी मार्केट की डिमांड और सैलरी डिफरेंसेस एजुकेशन प्लान को बिगाड़ देती हैं। नंबर 2, इंटरनल एस्पेक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जो एजुकेशन प्लान के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यानी प्लान के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते और इनकॉन्सिस्टेंसी होती है। नंबर 1, ड्रॉप आउट रिडक्शन एट प्राइमरी। अगर ड्रॉप आउट कम हो जाए तो ज़्यादा बच्चे सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते हैं। नंबर 2, टीचर ट्रेनिंग अपग्रेड्स। अगर बहुत ज़्यादा टीचर ट्रेन कर लिए गए और उनको हाई सैलरीज देनी पड़ी तो सैलरी बिल यानी सैलरी बजट बढ़ जाएगा और वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। न्यू करिकुलम। अगर नया करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन टीचर ट्रेनिंग कॉलीग्स उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए रेडी नहीं थे तो पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। की टास्क। अगर कोहेरेंस नहीं होगी तो एक प्रोग्राम दूसरे को फेल कर देगा। फिजिबिलिटी टेस्टिंग। ये प्रोसेस टारगेट सेटिंग के बाद और प्लान फॉर्मुलेशन के पहले होता है, मतलब जब गोल्स डिसाइड हो जाएं लेकिन अभी डिटेल्ड प्लानिंग स्टार्ट ना हुई हो। अप्रोचेस ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग। नंबर 1, क्लोज्ड अप्रोच। इसमें सिर्फ प्लानर्स आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फ़ायदा यह है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक हो जाती है, लेकिन नुकसान यह है कि इसमें पब्लिक का फीडबैक नहीं आता और पब्लिक रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ओपन अप्रोच। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, यूनियन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मार्केट स्टेक होल्डर्स। इस प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग, फीडबैक सेशन और कंसल्टेशन होती है। फ़ायदा यह है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा और रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी। पर्पस। टेस्ट रिएक्शंस ऑफ अफेक्टेड ग्रुप्स। रिएक्शन टेस्ट करना, देखना अफेक्टेड ग्रुप्स प्लान को कैसे रिसीव करते हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस अर्ली। रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, अगर कोई अपोज करेगा तो पहले ही समझ आ जाता है। नंबर 3, बिल्ड पॉपुलर सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जब लोगों की कंसल्टेशन हो जाती है तो उनकी कोऑपरेशन मिलती है और वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एजुकेशन प्लान। नंबर 1, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। एजुकेशनल प्लान शॉर्ट, लॉजिकल और क्लियरली रिटन होना चाहिए, जिसमें टेक्निकल jargon अवॉइड किया जाए। jargon मतलब ऐसे मुश्किल वर्ड्स का यूज़ जो कि लोगों को समझ ना आए। अच्छा प्लान वो होता है जो डायरेक्ट और अंडरस्टैंडेबल हो। टिपिकल साइज। नेशनल प्लान 100 to 150 पेजेस तक होता है, क्योंकि उसमें पूरे मुल्क की एजुकेशन सिस्टम की डिटेल होती है। नंबर 2, रीजनल 40 to 60 पेजेस तक काफ़ी होता है। नंबर 2, सेल्फ कंटेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मस्ट कवर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन।
इसमें हर लेवल ऑफ एजुकेशन कवर होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन लेवल, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब कवर होनी चाहिए। शुड शो इंटरकनेक्शन, इसमें सारी चीज़ें इंटरलिंक दिखानी चाहिए। जैसे करिकुलम चेंज होगा तो टीचर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, टीचर ट्रेनिंग होगी तो बजट भी एलोकेट करना होगा, बजट होगा तो इम्प्लीमेंटेशन फीसिबल होगा। मतलब एक चेन बनानी है और दिखाना है कि एजुकेशन के हर हिस्से का दूसरे हिस्से से ताल्लुक है। नंबर 3, कंटेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। एजुकेशनल प्लान डॉक्यूमेंट एक लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अक्सर इसमें ये मेजर चैप्टर्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इसमें कंट्री का बैकग्राउंड दिया जाता है। नंबर 2, डायग्नोसिस चैप्टर, इसमें करंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हाईलाइट किया जाता है। नंबर 3, पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड टारगेट्स, इस चैप्टर में क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज लिखी जाती हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, इसमें ये बताया जाता है कि पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट कितना होगा, फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं। नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन गाइडलाइंस, ये लास्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है कि प्लान इम्प्लीमेंट कैसे होगा और मॉनिटर कैसे किया जाए, कौन सी अथॉरिटी किस लेवल पर जिम्मेदार होगी, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम फ्रेम क्या होगा, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का सिस्टम कैसे काम करेगा, विजुअल प्रेजेंटेशंस एंड समरी टेबल्स। जब एक एजुकेशन प्लान तैयार होता है उसको अप्रूव करवाना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अप्रूवल ज़्यादातर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और टारगेट देखकर दिया जाता है। यहाँ पर लिखे हुए लंबी कहानियों यानी कि मतलब लंबे लंबे टेक्स्ट की बजाय विजुअल प्रेजेंटेशन ज़्यादा यूज़फुल होती है। मतलब कि जो बात 4 पेजेस में लिखी हो वो एक ग्राफ या टेबल से 2 मिनट में समझ आ जाती है। यूजफुल विजुअल एड्स इंक्लूड नंबर 1, इनरोलमेंट टारगेट्स। अब क्या क्या टारगेट हैं कि किस साल कितने बच्चे इनरोल होंगे, जेंडर वाइज कितने गर्ल्स या फिर कितने बॉयज़ लेने हैं, या रूरल और अर्बन कंपैरिजन। नंबर 2, टीचर रिक्वायरमेंट, आने वाले 5 से 10 सालों में कितने नए टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, किस लेवल पर कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी। नंबर 3, मेजर प्रोजेक्ट्स, जैसे न्यू यूनिवर्सिटीज़, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, आईटी लैब्स हो गई, वोकेशनल इंस्टीट्यूट। हर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, कितनी मैन पावर चाहिए, कॉस्ट कितनी है और टाइमलाइन क्या है। नंबर 4, फैसिलिटीज़, कितने नए स्कूल बनाने हैं, कितने पुराने स्कूल्स को रीबिल्ड करना है। नंबर 5, एनुअल फेजिंग एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन, हर साल का बजट एस्टीमेट अलग से दिखाया जाए। नंबर 6, समरी ऑफ टोटल आउटले एंड फंडिंग सोर्सेज, टोटल पैसा कितना लगेगा, उसमें फंडिंग सोर्सेज जिसमें गवर्नमेंट, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। एजुकेशनल प्लान एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असल में एक एजुकेशनल प्लान सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जब उसको अप्रूवल के लिए दिया जाता है। मतलब फाइनल क्वेश्चन होता है इतना पैसा कहाँ से आएगा और कैसे यूज होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 है टोटल एलोकेशन फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट अपने नेशनल बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन को एलोकेट कर रही है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस लेवल, प्राइमरी एजुकेशन को कितना हिस्सा मिलेगा, सेकेंडरी को कितना मिलेगा और हायर एजुकेशन को कितना मिलेगा। नंबर 3, ईयर वाइज फाइनेंशियल फेजिंग, बजट को एक साथ नहीं दिया जाता बल्कि हर साल के लिए फेज वाइज एलोकेट होता है। अप्रूवल अथॉरिटीज, पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूजुअली फाइनेंशियल वायबिलिटी पे फोकस करते हैं, मतलब फाइनेंशियल कॉस्टिंग पे फोकस करते हैं। अगर प्लान फाइनेंशियली रियलिस्टिक और प्रॉपरली फेस्ड हो तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर प्रिसाइज कॉस्ट एस्टिमेट, एग्जैक्ट और डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट देना लाजमी होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।